नुसरत जावेद 1985 से तकरीबन 2 दहाइयों तक मैं पार्लिमानी कार्रवाई के अलावा किसी और मौजू पर लिखने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वक्त मगर बदल जाता है और 2008 से असली वड्डी जमहूरियत की बहाली के नाम पर हमारा पार्लिमानी निज़ाम जिस भूंडे अंदाज में हाइब्रिड हुआ, उसने मुंतखब इदारों को बेवक़्त बना दिया है। हमारे नुमाइंदे मेरे और आपके मसाइल को संजीदा और पुरखुलूस मुबाहिस से उजागर करने के बजाय एक दूसरे को चोर और लुटेरे साबित करना चाहते हैं। कानून साजी बंद कमरों में होती है। हुक्मरानों की सहूलत के लिए बनाए कवानीन तैयार हो जाएं तो उन्हें कानून साज इदारों के तफसीली जायजे के बगैर फिदवियाना आवाज़ों से मंजूर करवा लिया जाता है। फैसला साजी के महदूद तर हुए दायरे से निकाले जाने के बाद अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली की अक्सरियत खबर के बारे में मेरी और आप ही की तरह लाइल्म हो चुकी है। अपनी लाइल्मी के एतराफ़ के बजाय उन्होंने मगर 2 टके के रिपोर्टरों से दूरी इख्तियार कर ली। असम्बली या सेनेट का इजलास हो तो ऐवान में दाखिले के लिए वो रास्ते इख्तियार करने को तरजीह देते हैं जो आमियों की दस्तरस में नहीं। सरे राह पार्लिमान के दूसरे फ्लोर पर इत्तिफाकन किसी सहाफ़ी से टाकरा हो जाए तो बददिली से सलाम दुआ के बाद खिसक जाने के जवाज़ ढूंढ लेते हैं। हाइब्रिड सयासत राइज हो जाने के बाद लिहाजा खबर की तलाश में पार्लिमान जाना कारे बेसूद है। पीर की दोपहर मगर बिस्तर पर थोड़ी देर को लेटने के बजाय मैं नहा धोकर पार्लिमान चला गया। वहां दोपहर के 3 बजे सदर ममलिकत का सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब होना था। पार्लिमान से सदर का सालाना खिताब अमूमन रिवायती होता है। अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम के बायस प्रेस गैलरी में बैठे हुए आप इसका एक लफ्ज़ भी सुन नहीं सकते। हुकूमत के मुखालिफिन सदर गुलाम इसहाक खान के ज़माने से फेफड़ों के भरपूर इस्तेमाल से बुलंद की आवाज़ों और नारों से इसकी जानिब तवज्जो ही मबजूल होने नहीं देते। अपनी पार्लिमान की बेवकती से कामिल आगही के बावजूद न जाने क्यों मेरे दिले खुशफहम में ये उम्मीद उठी कि पीर के रोज़ होने वाला खिताब तारीख़ी साज नई रिवायात कायम करने का बायस हो सकता है। ये खिताब हमारी तारीख़ के एक संगीन तरीन मौके पर होना था। इस कड़े वक्त जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ठिकाने ख़त्म करने की मुहिम में डटा हुआ है, अफ़गानिस्तान के अलावा हमारे हमसाये में ईरान पर अमरीका व इसराइल ने हौलनाक जंग भी मुसल्लत कर दी है, जिसके नताइज हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं। तारीख़ का ये कड़ा मकाम संजीदगी का मुतकाज़ी था। सदर ममलकत का खिताब 3 बजे था। इससे 10 मिनट कबल मैं प्रेस गैलरी में बैठ गया। तहरीके इंसाफ के अलावा दीगर जमातों के अराकीन सेनेट व कौमी असम्बली हॉल में दाखिल होना शुरू हो चुके थे। उनमें से किसी एक के चेहरे पर भी मौजूदा हालात के बारे में रत्ती भर फिक्रमंदी नज़र नहीं आई। हॉल में दाखिले और अपने साथियों से जफ्फियां डालने के बाद वो अपनी जमात के कायदीन को ढूंढना शुरू कर देते। मुस्लिम लीग नून के अराकीन की तमाम तर तवज्जो मेहमानों की गैलरी में बैठी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पर मबजूल रही। वो उनसे मिलने को बेताब थे, हर एक के लिए, मगर जी हजूरी का वक्त मैसर नहीं था। पीपल्स पार्टी के अराकीन बिलावल भुट्टो जरदारी की शफकत के तलबगार नजर आए। 2 बड़ी जमातों के सीनियर तरीन अराकीन सेनेट व कौमी असम्बली की जवां साल क़यादत से थपकी आमेज़ गुफ्तगू की जुस्तजू ने मुझे हैरान कर दिया। उनकी बेचैनी ने परेशान कुन पैगाम ये भी दिया कि हमारी सयासी जमातों में क़यादत और दीगर रहनुमाओं के माबैन राबते और मुशावरत का बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं रहा। अगर ये निज़ाम कायम होता तो अराकीन सेनेट और कौमी असम्बली को मुश्तरका इजलास के दौरान अपने कायदीन की तवज्जो के हुसूल के लिए शर्मनाक तगोदाओं की ज़रूरत नहीं थी। पीर के रोज़ ईरान के अलावा बिरादर खलीजी ममालिक के साथ भी सिफारतकाराना महारत से हमदर्दी और यकजहती का इजहार दरकार था। बेहतर यही था कि इजलास शुरू होने से कबल वज़ीर आज़म कायदे हज़ीफ़े ख़िलाफ़ से राबिता करते। उनसे दरख्वास्त होती कि बिरादर ममालिक से हमदर्दी और यकजहती के इजहार के लिए पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन यकसू व यकजा नज़र आएँ। रिवायात को बालाए ताक रखते हुए स्पीकर का सदर के खिताब से कबल ऐवान में ईरान के रहबरे आला अली ख़ामिनाई की शहादत के बाद उनकी रूह के एसाले सवाब के लिए फ़ातिहा का फ़ैसला हर हवाले से काबिल सताइश था। अपोजिशन को अगर इसके बारे में पहले से एतमाद में लिया जाता तो ये फरीज़ा इंतहाई पुरवकार अंदाज में अदा किया जा सकता था। महमूद खान अचकज़ई ने बतौर अपोजिशन लीडर अपने साथियों को नहायत बुर्दबारी से शोर व गौगा से फ़ातिहा की खातिर रोक दिया। फ़ातिहा हो जाने के बाद मगर सदर ममलकत की तकरीर का एक लफ्ज़ भी आप अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से सुन नहीं सकते थे।
اس ماحول میں مہمانوں کی گیلری میں موجود سفارتکاروں کی حالت دیدنی تھی۔ ان کی اکثریت کو وہ ہیڈ فون میسر نہیں تھے جنہیں کانوں سے لگا کر وہ صدر کے خطاب کو غور سے سن سکتے۔ کاغذ بچانے کے نام پر اب صدر کا خطاب کتابچے کی صورت چھاپا بھی نہیں ہوتا، اس کی ڈیجیٹل کاپی ہی ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے۔ گیلری میں بیٹھے سفارتکار لہٰذا صدر کے خطاب کے دوران یہ جاننے سے قطعاً قاصر رہے کہ حکومت پاکستان ایران پر مسلط کردہ جنگ اور افغانستان کے بارے میں کیا پالیسیاں اپنائے گی۔ سفارتکاری کے تناظر میں پاکستان اس وقت مشکل ترین لمحات کا سامنا کر رہا ہے۔ جذباتی اعتبار سے ہمارے عوام کی اکثریت مسلکی تقسیم سے بالاتر رہتے ہوئے ایران کے رہبر اعلیٰ کی شہادت کے بارے میں نہایت مضطرب اور اداس ہے۔ اس کے ساتھ ہی مگر لاکھوں پاکستانی برادر خلیجی ممالک میں خون پسینہ ایک کرتے ہوئے وطن عزیز کو زر مبادلہ فراہم کرنے کے علاوہ اپنے گھرانوں کے کفیل بھی ہیں۔ ریاست پاکستان کو بھی دیوالیہ سے بچنے کے لیے برادر خلیجی ممالک سے ٹھوس مدد درکار ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ایران یا خلیجی ممالک میں سے کسی ایک کا انتخاب لہٰذا ناممکن ہے۔ ان دونوں کے مابین صلح صفائی اور امن و آشتی کی کاوش و خواہش ہی ہمارا ناسی منطلق ہے۔ اپنے جذبات کے مؤثر اور بھرپور اظہار کے لیے الفاظ کے چناؤ میں بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کے خطاب میں وہ احتیاط نہایت سوچ بچار کے بعد استعمال ہوئی نظر آئی۔ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس کے ذریعے مگر ہم اسے مؤثر انداز میں دنیا کے روبرو اجاگر نہیں کر پائے۔